हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कंप्यूटर में कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिसके थ्रू से आपका कंप्यूटर में क्वेश्चन ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करूंगा जिससे परमानेंटली स्टोर होगा। अगर आप थ्योरी क्लास नहीं भी किए हैं तो भी आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ मैं आपको थ्योरी क्लासेस भी अपडेटेड कराते रहूंगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप एमसीक्यूज को और अच्छे से समझ पाएंगे और याद रहेगा। फिलहाल हम लोग अभी चलते हैं पेरिफेरल एंड कंपोनेंट्स डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर का सेकंड क्लास। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया है, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर हो गया है, और इंट्रोडक्शन का आज पेरिफेरल और कंपोनेंट्स का सेकंड क्लास है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे क्लासेस को अच्छे से देखना तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा और आप एक एक करके कवर करते चला जाइए। गारंटी बोल रहा हूं कि एग्जाम आपका बेहतर जाएगा, 100% बेहतर जाएगा एग्जाम। अभी हम लोग बात करते हैं कि और जो एक चीज और, पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारा प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज। इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं कि अगर हम माउस की बटन को दबा कर रखते हैं, मतलब जब टेक्स्ट के किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते समय माउस बटन को दबा कर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना उसको, और माउस का बटन लेफ्ट वाला बटन को दबा करके हम मूव करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, या कोई इमेज को सेलेक्ट करके उसको हम लोग दबा करके बटन को लेफ्ट बटन को दबाकर जब मूव करते हैं तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, मूविंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग या हाइलाइटिंग। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रैगिंग कहते हैं। याद रखना है आपको, क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। क्लियर। जब भी माउस से जब हम उसको कोई चीज टेक्स्ट या इमेज हुआ उसको सेलेक्ट करके या बटन को दबा करके जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसको ड्रैगिंग कहते हैं। आंसर क्या होगा उसका, ड्रैगिंग। क्लियर। एकदम कंप्यूटर को आसान बना दूंगा, सरल भाषा में समझते चले जाइए, एकदम आसान होगा, चिंता मत कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जितना भी क्वेश्चंस है 2000 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज अच्छे से समझा करके तैयार कर दूंगा, रटा दूंगा, और उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिस्टम यूनिट है क्या, है ना। तो सिस्टम यूनिट है क्या, तो अगर बात करेंगे कि सिस्टम यूनिट की बात करें तो आपका कंप्यूटर में जो डब्बा होता है ना, बॉक्स टाइप का दिखते होंगे। अगर हम बात करेंगे कि जो मेरे सीरीज को देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था पेरिफेरल और कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स पार्ट जो है, डिवाइसेज जो हैं, वो उसी डब्बे के अंदर होते हैं, है ना, जो बॉक्स टाइप का दिखता है उसके अंदर। जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, अभी के जमाने में एसएसडी यूज हो रहा है वो भी उसी के अंदर रहता है। फिर आपका ग्राफिक कार्ड्स हो गया, एसएमपीएस हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, ये सभी जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हो रहा है, और ये सभी पार्ट उस बक्से के अंदर होते हैं। तो यहां पर जो सिस्टम यूनिट की बात कर रहे हैं ना, तो सिस्टम यूनिट उसी बक्से को कहते हैं जो उसके अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं, कंपोनेंट्स डिवाइसेज रहते हैं, उसी को हम लोग चेचिस भी कहते हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सिस्टम इकाई का हिस्सा है, सिस्टम इकाई का हिस्सा है, यानी सिस्टम इकाई के अंदर कौन सा पार्ट है, तभी तो इसका हिस्सा होगा। तो यहां पर मॉनिटर है, जो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जो पेरिफेरल है ना। पेरिफेरल मतलब आपका माउस, जो आपका जो सीपीयू जो बक्सा है ना, उसमें देखिएगा वहां से सीपीयू से जो है वायर के थ्रू से आपका मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस करता, तो वो आपका पेरिफेरल है। मतलब उस सीपीयू जो बॉक्स है, सिस्टम यूनिट के अंदर वाला पार्ट कंपोनेंट्स, सिस्टम यूनिट के बाहर वाला पार्ट या तो वायर के थ्रू से या तो नन मतलब वायरलेस हो, वो सभी डिवाइसेज क्या कहलाएगा, पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगा। तो पेरिफेरल डिवाइसेज में मॉनिटर आ गया, स्पीकर आ गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी पेरिफेरल हो जा रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सिस्टम इकाई का हिस्सा है, तो मॉनिटर तो होगा नहीं क्योंकि उसके बाहर है सिस्टम यूनिट का। अगर हम सीडी रोम का बात करेंगे तो सीडी रोम तो डिस्क हो गया, जो आपका जैसे सीडी रोम क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, मतलब डिस्क में शुरुआत में जो राइट कर दिया गया है वो दोबारा मिट नहीं सकता है, तो वो आपका सीडी जो है वो एक मेमोरी है ना, जिसमें हम लोग कुछ डेटा रखते हैं और वो आउटपुट डिवाइस हो गया।
और फ्लॉपी डिस्क भी मेमोरी है, ये भी आउटपुट हो गया। लेकिन यहां पर सीपीयू, मतलब आउटपुट का मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं, मतलब पेरिफेरल जो सिस्टम यूनिट के बाहर का पार्ट हुआ, है ना। सीडी रोम जो है, फ्लॉपी डिस्क जो है, ये सभी क्या है, मेमोरी है। लेकिन ये आपका सिस्टम यूनिट जो बक्सा है ना, उसके बाहर का पार्ट हो गया। लेकिन सीपीयू जो है, अगर हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये आपका सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। क्या है, सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। क्लियर। तो सिस्टम यूनिट का हिस्सा आपका सीपीयू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको आंसर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोलता पिक द ऑड वन, इसमें से अमेल क्या है। आप क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो माउस की बात करें तो माउस आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर आपका, जैसे इमेज वगैरह हम लोग जैसे देखते हैं ना, जेरोक्स मशीन दुकान में स्कैन करता है इमेज या टेक्स्ट या कोई भी पेज, तो स्कैन करता है, तो स्कैन करके कुछ डेटा को स्कैन करके डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया, लेकिन प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रिंटर में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें अमेल कौन सा है, तो प्रिंटर इसमें आउटपुट डिवाइस, बाकी सभी इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं कि किसी दस्तावेज का हार्ड कॉपी क्या कहलाता है। इतना इजी, हार्ड कॉपी क्या कहलाता है, तो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कॉपी, फ्लॉपी में संग्रहित, मतलब स्टोर्ड ऑन अ फ्लॉपी, स्टोर्ड ऑन सीडी, स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। तो आज मैं आपको एक चीज क्लियर समझा दे रहा हूं कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी किसको कहते हैं। तो जो भी डेटा डिजिटल रूप में होता है ना, उसको सॉफ्ट कॉपी, और जो भी डेटा प्रिंटेड फॉर्म में रहे, किसी कागज में उसको डेटा रहे, तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। तो जैसे प्रिंटर में जो भी प्रिंट किया गया जो डेटा है, तो प्रिंट फॉर्मेट में आ गया, पेज के फॉर्मेट में, तो वो हम लोगों का हो गया हार्ड कॉपी। और अगर हम बात करेंगे कि सॉफ्ट कॉपी, तो जो हो गया सीडी में, फ्लॉपी में, है ना, हार्ड डिस्क में, जो डिजिटल रूप में जो डेटा स्टोर रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी इसमें प्रिंटर के द्वारा प्रिंट की गई कॉपी होगा, यानी इस सवाल में अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका होगा प्रिंट के द्वारा प्रिंट कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What is a device that can change image into codes for the computer? वह उपकरण क्या है जो कंप्यूटर के लिए छवियों को कोड के रूप में बदलता है। तो माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, या कीबोर्ड हो गया। अब यहां पे माउस तो समझ रहे हैं कि वो इनपुट डिवाइस हो गया, जॉयस्टिक जो हो गया ये भी इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड जो है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। प्रिंटर की बात करेंगे तो वो जैसे इमेज वगैरह या जो भी है टेक्स्ट उस सबको हम लोग क्या, इमेज को यहां पर पूछा गया ना, छवियों को कोड में बदलता है, तो आउटपुट के रूप में बदलता है। प्रिंटर प्रिंट करता है, इमेज भी प्रिंट कर दे रहा है। तो यहां पर वह उपकरण क्या है जो कंप्यूटर के द्वारा छवियों को कोड के रूप में बदलता है, तो वो प्रिंटर है। समझ रहे हैं। प्रिंटर में भी बहुत सारा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसमें आपका जैसे नॉन इम्पैक्ट लेजर प्रिंटर आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है ना। उसके बाद जैसे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है ना, लाइन प्रिंट इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आ जाता है, नॉन इम्पैक्ट में ही लेजर प्रिंटर आ जा रहा है। उसके बाद जैसे डेजी व्हील प्रिंटर होता है। तो ये सभी प्रिंटर के बारे में मैं एक अच्छा थ्योरी क्लास दूंगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रिंटर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे आप जवाब दे दीजिएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर छवियों को कोड में बदलता है तो क्या होगा, प्रिंटर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। इन अ कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग कहां होता है, मेमोरी में होता है, रैम में होता है, सीपीयू में होता है, या मदरबोर्ड में होता है। तो
आपका प्रोसेसिंग तो प्रोसेसर ही करता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका आंसर होगा। तो प्रोसेसिंग कहां होता है? तो सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए मदरबोर्ड तो आपका एक बोर्ड है जिसमें आपका सारा जैसे प्रोसेसर हो गया, सीमॉस हो गया, बैटरी हो गया, रैम के लिए एक्सपेंशन स्लॉट हो गया, बहुत सारे उसमें सर्किट्स होते हैं। तो मदरबोर्ड जो है उसमें प्रोसेसिंग का काम नहीं करता, उस मदरबोर्ड में आपका प्रोसेसर लगाया जाता है। तो आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग कहाँ होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। रैम तो एक मेमोरी है और ये भी एक मेमोरी है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, तो ये सब तो होगा नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। एक चीज और मैं बताता हूं, जो प्ले लिस्ट है ना, उस प्ले लिस्ट में मैंने जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूं तो मैं आपको एज ए स्टूडेंट समझ रहा हूं कि आप मेरे वो सभी प्लेलिस्ट के वीडियोज को देखते हुए आ रहे हैं और मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं शुरुआत में आपको वो हर चीज पढ़ाते आ रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं। अब आगे चल करके जो मैं वहां प्लेलिस्ट में जो सीरीज में जो बताते आया हूं उसको आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो बार बार एक्सप्लेन करने से फायदा नहीं है। आपको प्लेलिस्ट पर जाना है, सीरियली देखते चले जाइएगा तो देखिएगा हम जो जो पढ़ाते जाएंगे एकदम सब समझ में आ जाएगा आईने की तरह। लेकिन आपको अब हर जगह हम प्रिंटर तैयारी करवाएंगे, मतलब बार बार बोलेंगे तो उतना आपके लिए भी टाइम पास हो जाएगा वीडियो को देखना। अब यहां पे डेजी व्हील प्रिंटर की बात कर रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात कर रहे हैं, लेजर प्रिंटर की बात कर रहे हैं। मैं इसका लास्ट वीडियो मतलब लास्ट एमसीक्यूज का जो सीरीज था उसमें पूरे अच्छे से बताया था, तो अभी यहां बताना कोई फायदा नहीं है, आप उसको देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। डेजी व्हील प्रिंटर है ना, तो ये कब आया था? 1969 में। डॉट मैट्रिक्स 1970 में, लेजर प्रिंटर 1971 में आया था, है ना। इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है कि एक समय में मतलब इसमें जो होता है इसका एक हेड होता है और उसमें पिन होता है और जो रिबन होता है उसमें वो पिन इसमें राउंड होता है जिसमें उसका प्रिंटिंग होता है और इसमें ज्यादा कैरेक्टर उसमें प्रिंट नहीं होता है ना। डेजी व्हील प्रिंटर में एक सर्कल टाइप का होता है, उस सर्कल टाइप में ही उसी में जो नंबर है, लेटर है, अल्फाबेट उसमें इंकित किया हुआ रहता है और वही सर्कल होता है और उसी में हैमर के थ्रू से हिट होता है और जिसके थ्रू से प्रिंट होता है ना। और लेजर प्रिंटर में क्या होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रिक बीम होता है ना, जो आपका जो सिलिकॉन जो ड्रम होता है ना, सिलिकॉन लेपित जो ड्रम होता है उसमें ड्राई जो टोनर जो होता है उसको हीटिंग के थ्रू से उसमें प्रिंटिंग करता है, तो वो आपका लेजर प्रिंटर होता है। तो डेस्कटॉप प्रिंटर में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो आमतौर पर ज्यादा प्रिंटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है ना, लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार मैं आपको इसका प्रिंटर का पूरा अच्छा से थ्योरी क्लास दूंगा, पूरा इमेज के साथ, जिससे आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कंट्रोल अल्ट डेल, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंट्रोल अल्ट डेल बटन यूज टुगेदर फॉर, कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो टू रीसेट द कंप्यूटर, टू फिनिश द कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन, टू डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन ऑफ स्क्रीन, या नन ऑफ द एबव। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। इसमें मैं अभी आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि कैसे इसका काम करना है, कैसे इसका क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, क्या क्या काम होता है कंट्रोल डेल्ट का। कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको ध्यान से सुनना, जो जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं। कंट्रोल अल्ट डेल को जो हम लोग मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन जो है करप्ट कर गया या हैंग कर गया है, तो कंट्रोल अल्ट डेल बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपका एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपका लॉक पीसी होता है, स्विच ऑफ होता है, लॉग आउट होता है, चेंज पासवर्ड होता है, टास्क मैनेजर होता है, ये सब आता है ऑप्शंस। उसमें टास्क मैनेजर में क्लिक करना है और उसके थ्रू से जो एप्लीकेशन हैंग हुआ या करप्ट हो गया उसको आप
क्लोज कर सकते हैं, जिसके बाद आपका कंप्यूटर पहले वाला जैसा ही नॉर्मल इंटरफेस आ जाता है और वो हैंग किया हुआ जो होता है एप्लीकेशन वो क्लोज हो जाता है। तो कंट्रोल अल्ट डेल से वो पहला ये आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप कंट्रोल अल्ट डेल से जैसे आपके कंप्यूटर में पासवर्ड चेंज करना है, आप जाते हैं कंट्रोल पैनल, यूजर अकाउंट, उसके बाद आप चेंज पासवर्ड में जाते हैं तो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप जैसे ही कंट्रोल अल्ट डेल करेंगे तो आपका जो इंटरफेस आएगा उसमें आपको एक चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन आएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। तीसरा चीज का अगर हम बात करेंगे तो आप देखते होंगे जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो देखते होंगे कि आपका बूटिंग के प्रोसेस के दौरान ही जैसे विंडोज आता है तो कुछ और एप्लीकेशंस भी अपने आप खुल जाता है, देखते होंगे, है ना। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और आपका कुछ एप्लीकेशंस जो है आपका पहले से ही मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स करके कुछ एप्लीकेशंस अपने आप ओपन हो जाता है, तो वो सब जो एनेबल रहते हैं उसको डिसेबल करने के लिए भी कंट्रोल अल्ट डेल जब आप कीजिएगा तो टास्क मैनेजर में जा करके स्विच ऑफ, है ना, स्विच ऑफ ऑप्शंस आता है, वहां पर क्लिक करके जाइएगा तो वो आपको जो बाय डिफॉल्ट अपने आप एप्लीकेशंस आ जाते हैं ना वो सब क्लोज हो जाएगा। साथ ही साथ कंट्रोल अल्ट डेल का एक और यूज भी होता है, जैसे आप देखते होंगे बायोस का जब काम होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो जरूरत पड़ने पर आपको बिना पावर ऑफ किए हुए ही कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है, वहां पर भी कंट्रोल अल्ट डेल का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल अल्ट डेल का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हाउ डज टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है? मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है? अब समझिए, इस चीज को समझना है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है? तो देखिएगा कि आपका कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है ना उसमें आप जैसे बात करेंगे उसमें डॉट 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 इस तरह से बहुत छोटा छोटा डॉट रहता है, पूरा छोटा छोटा डॉट रहेगा, इतना छोटा छोटा डॉट रहेगा कि आप देख भी नहीं पाएंगे। जैसे इसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा डॉट है, आप देख भी नहीं पा रहे, देखिए कितना सुंदर स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन इतना छोटा छोटा डॉट है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। और यही छोटे छोटे डॉट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, मान लीजिए अब यहां पर एक डॉट है, यहां पर एक, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो गया डॉट पिच। और एक पिक्सल्स की बात करेंगे, पिक्सल के बारे में सुने होंगे, तो जो ये जो डॉटेड डॉटेड है ना ये सब पिक्सल है, ये सब क्या है, ये डॉट 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 देख रहे हैं, ये सब पिक्सल है। और ये दो पिक्सल के बीच में डिफरेंस को हम लोग डॉट पिच कहेंगे, है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्सल्स इज कॉल्ड डॉट पिच। क्लियर? अब रिजोल्यूशन किसको कहेंगे? तो प्रति इंच, 1 इंच में नंबर ऑफ पिक्सल्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स मतलब पिक्सल्स की संख्या, ये जो डॉट 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 देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि 1 इंच ये है और इस 1 इंच के अंदर बहुत सारा डॉटेड है, बहुत सारा डॉटेड है। तो 1 इंच के अंदर बहुत सारा डॉट होने के कारण आपकी क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच मैक्सिमम जितना होगा उतना ही अच्छा आपकी पिक्चर मतलब स्क्रीन की क्वालिटी हो जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि रिजोल्यूशन क्या होगा, जो आपके कंप्यूटर में या स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन में जब आपका प्रति इंच नंबर ऑफ पिक्सल्स जनरली 62 से 75 72 जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं प्रति इंच, तो उसमें क्या होता है कि उसका इमेज स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। तो अगर हम बात करेंगे तो रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट क्या हो गया, आपका कंप्यूटर या मॉनिटर में प्रति सेकंड रिफ्रेश होता है, जिससे आपकी इमेज का जो मूवमेंट होता है ना वो फास्ट होता है। तो प्रति सेकंड किसका रिफ्रेशमेंट हाई होगा, जैसे 60 हर्ट्ज। मोबाइल का जैसे अगर हम बात करेंगे तो मोबाइल में जैसे हम लोग देखते हैं ना स्क्रीन वगैरह बार बार बहुत स्लाइड करते हैं, तो उसमें रिफ्रेश रेट जो होता है इसको हर्ज में,
है ना, इसको हर्ज में नापा जाता है, जैसे 60 हर्ज, 80 हर्ज, 120 हर्ज। तो ये आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में या फिर मॉनिटर में, मोबाइल में स्क्रीन की जो क्वालिटी, रिफ्रेश रेट की क्वालिटी जो है वो हर्ज में मापा जाता है। जिसका रिफ्रेश रेट ज्यादा होता है उसको अच्छा पिक्चर क्वालिटी, उसमें पिक्चर की मूवमेंट अच्छी होती है। तो ये सभी रिजोल्यूशन, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट है ना, पिक्सल्स, ये सभी क्या होता है, मॉनिटर की गुणवत्ता को बताता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटिंग इन लेजर प्रिंटर, है ना, लेजर प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताया था कि लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें लेजर लाइट, मतलब लाइट बीम होता है ना, लाइट बीम होता है, सिलिकॉन लेपित ड्रम होता है जिसमें ड्राई टोनर को डाला जाता है और हीटिंग प्रोसेस के थ्रू से प्रिंट किया जाता है। तो यहां पर लेजर बीम होगा ही, लाइट ड्रम भी होगा, चार्ज इंक टोनर भी होता है, मतलब ये तीनों होता है। यानी आंसर इसका होगा कि आपका लेजर प्रिंटर करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑल, सभी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हाउ माउस इज यूज टू गो टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी में जाने के लिए माउस से कैसे जाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए माउस कैसे जाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए किसी चीज को सेलेक्ट करना हो तो लेफ्ट बटन, और प्रॉपर्टीज में जाना हो तो राइट बटन। जिस पर किसी को भी सेलेक्ट कर लिए लेफ्ट बटन से और राइट क्लिक करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज में जाने का ऑप्शन आता है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा राइट क्लिक होगा। क्या होगा, राइट क्लिक। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर वॉच स्पीड, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना क्या है। कंप्यूटर की जो घड़ी होती है ना, वो सीमॉस बैटरी का होता है, और वो सीमॉस बैटरी जो होता है वो आपका, जैसे सिक्का देख रहे हैं, सिक्का का थिकनेस कम होता है तो थिक, मतलब उसी सिक्के की तरह का छोटा सा होता है, और वो आपका आपके मदरबोर्ड में आपको लगाया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक अच्छे से समझाऊंगा कि सीमॉस क्या होता है, बायोस क्या होता है, रॉम क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। इसका एक अच्छा सा वीडियो बना करके पूरा क्लियर कर दूंगा। थ्योरी मेरा जो प्लेलिस्ट बनाए हैं ना कंप्यूटर का, तो उसमें 3 तरीका का बना है। एक है कंप्यूटर थ्योरी क्लास, एक है कंप्यूटर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और एक होगा चैप्टर कंप्लीट मिसलेनियस एमसीक्यूज, जो 20-20 क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो वो सीरीज बाद में आएगा, पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे। इसी ड्यूरेशन में आपको जो थ्योरी क्लास होगा तो कहां कहां मुझे लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देना, ताकि एमसीक्यूज में कुछ भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो वो चीज को मैं अच्छे से आप लोगों को कराऊंगा। जैसे अभी मुझे लगा कि आपको सीमॉस के बारे में बताना है, बायोस के बारे में बताना है, रॉम के बारे में बताना है, बूटिंग प्रोसेस के बारे में बताना, कि कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग का पूरा फेज को आपको बता देना है, ताकि उससे रिलेटेड सवाल आपके चुटकियों में बने। तो यहां पर कंप्यूटर की स्पीड, जो घड़ी की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है, तो गीगाबाइट में या बीट में या फिर मेगाहर्ट्ज में या सेकंड में। तो आंसर होगा क्या, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए बायोस से रिलेटेड फिर सवाल पूछा गया। चलिए थोड़ा बहुत बता ही देंगे। यहां पर बोला गया है क्या, बायोस, फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बायोस का फुल फॉर्म क्या है। तो बायोस का फुल फॉर्म जानने से पहले उसके बारे में भी जानिए कि बायोस है क्या। तो पहले बायोस का जान लीजिए कि बायोस का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा क्या, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, या बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बायोस का फुल फॉर्म जो होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। क्या होता है, ये बायोस जो है ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, और ये नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर कभी कुछ खराब हो जाता है तो बायोस में जाके कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करते हैं, तो ये नॉन वॉलेटाइल होता है, तभी तो चेंज होता है उसमें।
और ये जो बायोस जो प्रोग्राम होता है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है ना। जो आपका जो बायोस है वो आपके प्रोग्राम में जो कुछ प्रोग्राम्स इसमें इंस्टॉल्ड रहते हैं, तो जो आपके कंप्यूटर में सारे डिवाइसेज जो है सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारे चीज़ों को प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये बायोस के थ्रू से ही होता है। जो आपके कंप्यूटर में स्टार्टिंग के लिए विंडोज को प्रमोट करता है, और जैसे आपका पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल जो है विंडोज को सौंपता है, तो ये बायोस के सेटिंग के कारण ही होता है, बायोस के प्रोग्राम के कारण ही होता है। समझ रहे हैं? तो बायोस आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा जान रहे हैं। यूनिक पोर्ट सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनियन पावर सप्लाई, अनरिक्वायर्ड पावर सप्लाई। तो यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है क्या? आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का मतलब ये है कि आपको निर्बाध जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, अब कंप्यूटर चलाते समय हो क्या रहा है ना कि पावर ऑफ हो गया और आप काम कर रहे हैं, कुछ सेव नहीं किए तो सब चला गया। क्योंकि जब भी कंप्यूटर काम करता है तो उसका जो वर्क होता है तो उसका डेटा कहां रहता है? रैम में। रैम होता है वॉलेटाइल, पावर ऑफ होगा चला जाएगा डेटा। तो इससे बचने के लिए यूपीएस का इस्तेमाल किया गया है। मतलब आपका जो बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है रूम में, घर में आपका, जहां से आपका कंप्यूटर में पावर सप्लाई कर रहा है, तो उसके बीच में एक यूपीएस लगा दिया जाता है जिसमें कुछ बैटरी का बैकअप होता है। अगर आपके घर के पावर ऑफ हो गया तो यूपीएस आपको कुछ समय दे देता है ताकि आपका कंप्यूटर ऑफ ना हो और आप अपना जो भी काम कर रहे थे उसको सेव कर ले, ताकि वो सेव कहां होता है? परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, डीवीडी ड्राइव, सॉरी सीडी ड्राइव नहीं, सीडी रोम हो गया, डीवीडी रोम हो गया। तो ये सभी क्या है आपका? सेकेंडरी में स्टोर हो जाता है। पावर चला जाए, कुछ भी हो जाए, आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। फिर आप दोबारा यूज करना चाहते हैं, पावर ऑन कीजिए, फिर से वहां से ले आइए और काम कीजिए। तो यूपीएस जो है आपको यही चीज का बचत कराता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो उड़ ना जाए पावर ऑफ होने के कारण, पहले सेव कर ले, बचा ले, इसलिए आपको यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हाट इज द वर्क ऑफ यूपीएस? यूपीएस का वर्क क्या? तो वही मैंने अभी समझाया। क्या है? चार्जिंग कंप्यूटर बैटरी, सेव द कंप्यूटर फ्रॉम अनसिक्योरिटी टू इंश्योर द अनइंटरप्टेड पावर होगा। यहां पर क्या होगा? अनइंटरप्टेड पावर, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर और नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? यही चीज आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर को निर्बाध्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, निर्बाध्य विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएमपीएस यूज्ड इन द पावर सप्लाई सिस्टम इन ए कंप्यूटर? अब आपका एसएमपीएस आ गया। एसएमपीएस क्या है? कंपोनेंट सब कंप्यूटर है या पेरिफेरल है? तो आपका सवाल ये होगा अगर पूछ दिया जाए कि एसएमपीएस इज व्हाट? कंपोनेंट्स और पेरिफेरल, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिस्टम यूनिट के अंदर एसएमपीएस होता है, जिसके कारण ये कंपोनेंट्स हो जाएगा। अब एसएमपीएस का रोल क्या होता है? यहां पे फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म का पहले जवाब दे दे। स्विच मोड पावर सप्लाई, सर्विस मोड पावर सप्लाई, श्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अब स्विच मोड पावर सप्लाई का रोल क्या होता है? तो आपका जो मेन बोर्ड से आपके कंप्यूटर बंद ना हो जाए, इसलिए बीच में यूपीएस लगा दिया गया ताकि आपका कंप्यूटर तुरंत ना बंद हो जाए। अब फिर भी जब आपका यूपीएस अगर नहीं लगाए हैं या फिर लगाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो मेन पावर जाता है ना आपका कंप्यूटर में, तो डायरेक्ट आपके मदरबोर्ड में नहीं जाता है। समझ रहे हैं? डायरेक्ट आपके कीबोर्ड में नहीं जाता है, डायरेक्ट आपका माउस में नहीं जाता है, आपका डायरेक्ट सबसे पहले एसएमपीएस में जाता है। ये एसएमपीएस में जाता है ना? ये जो आप देख रहे हैं ना एसएमपीएस,
ये SMPS में जाता है सबसे पहले पावर, और SMPS से डिस्ट्रीब्यूट होता है सब जगह। तो आपका जैसे SMPS से मदरबोर्ड में जाएगा, डीवीडी ड्राइव में जाएगा, फिर आपका मदरबोर्ड से ही फिर डीवीडी ड्राइव में चला गया, फिर प्रोसेसर में जा रहा है। तो सबसे पहले SMPS, और SMPS के बाद आपका जाएगा वहां से जाता है मदरबोर्ड में। तो आपका जो कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई होता है तो वहां पर SMPS का जो यूज होता है वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के रूप में यूज होता है, जो जिससे आपका उसके बाद आपको मदरबोर्ड में पावर को सप्लाई किया जाता है, जितना जिसका अब यहां पर रिक्वायरमेंट होगा। हाउ टू मेजर द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर का मॉनिटर तो आप देखते होंगे, लेकिन उसको मेजर कैसे करते हैं? टेप से नापिएगा तो ऐसे करके नापिएगा नहीं ना, आपको उसको नापना कैसे है ये भी मालूम होना चाहिए। तो बोलता ना कि 17 इंच का, 72 इंच का, 75 इंच का, 65 इंच का, 55 इंच का बात सुनते होंगे कि मेरा जो घर का LED है वो 52 इंच का है, या 65 इंच का है, या 72 इंच का है, या 45 इंच का है, या 17 इंच का है, या 32 इंच का है। कैसे मेजर करते हैं? तो आपका मान लीजिए कि ये आपका स्क्रीन है LED, तो ऐसे नहीं नापते हैं कि इतना, ये नहीं नापते, ये डायगोनली मेजर किया जाता है। ये डायगोनली मेजर किया जाता है, आपका कंप्यूटर का हो या फिर टीवी स्क्रीन हो तो उसको डायगोनली मेजर किया जाता है। जिगजैग क्या होता है? इस तरह से। हॉरिजॉन्टली क्या होता है? इस तरह से। वर्टिकली क्या होता है? इस तरह से। लेकिन डायगोनली इस तरह से होता है, कोना कोनी मेजर किया जाता है और आपका बताया जाता है कि कितना इंच का आपका स्क्रीन है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। चेंज वॉइस डेटा टू वर्ड्स एंड कन्वर्ट डिजिटल डेटा, है ना। वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल डेटा के रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे कंप्यूटर समझ सके। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं तो वो वर्ड्स जो है के रूप में बदल करके डिजिटल रूप में बदलता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गूगल में बोलते हैं, गूगल में सर्च करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ओके गूगल, कुछ भी सर्च करना बोल देते हैं हम लोग वहाँ पर, उसके बाद सर्च करके बता देता है। ठीक है, जैसे गूगल में सर्च कीजिएगा कि क्या आप काजल सर को जानते हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, तो आप सर्च कीजिएगा, जैसे गूगल में सर्च कीजिएगा ना। मैंने एक दिन सर्च किया था कि काजल सर कौन हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, कि क्या काजल सर को आप जानते हैं, मैथ जो मैथ पढ़ाते हैं। तो देखिएगा कि काजल सर का दुनिया भर का वीडियोज आपको दे देगा। ठीक है, तो जो हम लोग बोलते हैं तो वो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो शब्दों में बदलकर उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है रजिस्टर इज हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट दैट आर लोकेटेड इन। रजिस्टर उच्च गति के स्मृति तत्व है। रजिस्टर मेमोरी आप जानते होंगे, रजिस्टर मेमोरी जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? आपके कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का अगर बात करेंगे तो रजिस्टर होता है, और सबसे छोटा मेमोरी का बात करते हैं तो रजिस्टर मेमोरी होता है। इसमें 1 से 2 नैनो सेकंड में, 1 से 2 नैनो सेकंड में आपका डेटा ट्रांसफर होता है, और इसमें डेटा कहां से कॉपी किया गया है और कहां डालना है, जो वो एड्रेस होता है ना, वो एड्रेस को स्टोर करता है रजिस्टर मेमोरी में। और ये रजिस्टर मेमोरी होता कहां पर है? तो आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है ना, उस प्रोसेसर में रजिस्टर मेमोरी होता है। अंडरस्टूड? तो यहां पर रजिस्टर उच्च गति की स्मृति तत्व जो डैश में स्थित होता है, तो मेमोरी में, सीपीयू में, इनपुट आउटपुट में या रोम में। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका ये रजिस्टर मेमोरी होता है। अब यहां पर इनपुट आउटपुट, तो आप जो आपका इनपुट आउटपुट यानी बायोस जो हो गया, इनपुट आउटपुट सिस्टम यूनिट जो हो गया, है ना। जैसे हम बात करते हैं रोम का, ई प्रॉम का,
तो रॉम तो रीड ओनली मेमोरी हो गया, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ईप्रोम भी क्या हो गया, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम को और फिर दोबारा उसमें राइट कर सकते हैं, तो वो हो गया इरेजेबल, प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इनपुट आउटपुट, जैसे हम डेटा कीबोर्ड के थ्रू से इनपुट करते हैं और आउटपुट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर से आउटपुट करते हैं, तो ये इनपुट आउटपुट हो रहा है। या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस में जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रोग्राम होता है उसमें उससे प्रोग्राम किया जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट का। तो यहाँ पे रजिस्टर उच्च गति की स्मृति तत्व है, जो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो आपका इनपुट आउटपुट, तो ये आपका दो तरीके से समझा दिए। एक बायोस जो होता है तो वो तो एक प्रोग्राम होता है, और अगर इनपुट बात करेंगे तो इनपुट आउटपुट में अगर हम बात करेंगे तो मॉनिटर और कीबोर्ड इस सब में होता नहीं है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, ये याद रखना है। अगला सवाल चलते हैं, लास्ट सवाल है इस आज का, फिर हम लोग आगे करेंगे। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? रीसेट करने के लिए हम क्या बताए थे, रीसेट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डेल बटन करने से रीसेट हो जाता है, ताकि आपका कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन हैंग कर गया, करप्ट कर गया, उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए आपका कंट्रोल अल्ट डेल का इस्तेमाल किया जाता है। और भी 3-4 का बताए थे जो आप शुरुआत में बताए ही हैं। तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? टू क्लोज द कंप्यूटर, टू ओपन द कंप्यूटर, टू टर्न ऑन विदाउट टर्न ऑफ द सप्लाई ऑफ कंप्यूटर, या फिर नन ऑफ द। तो देखिए, आपको बायोस का एक और भी बताए थे ना, सॉरी कंट्रोल और डेल का और एक बताया था ना, कि जब आप कंप्यूटर में बायोस में काम करते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो बिना पावर ऑफ किए ही आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे कंट्रोल और डेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर भी वही चीजें, टू टर्न ऑन विदाउट टर्न ऑफ द सप्लाई ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम लोग इसको रीसेट कहेंगे। तो कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करते हैं, तो उसको हम लोग सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। क्लियर? उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये क्लास के थ्रू से काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा। हर सेट में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि अभी एग्जाम दूर है। अभी तो जल्दी जल्दी मैं चैप्टर वाइज आपके पोर्शन कंप्लीट करूंगा। उसके बाद जो आपका पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो फिर बोलिएगा कि नहीं, कंप्यूटर में अगर अच्छे से अगर तैयारी करना है तो हमारा प्लेटफॉर्म ही ज्वाइन करो, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, आपका है। और आगे चल करके पता चलेगा कि ये सही में आपका ही प्लेटफॉर्म है, जो मैं आपको अपना प्रोजेक्ट जो आप लोगों को बताने जाऊंगा। लेकिन अभी नहीं कुछ बोलूंगा, क्योंकि अभी वक्त है, पहले एग्जाम की तैयारी करानी है। एग्जाम का तैयारी इतना बेहतरीन कराना है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। मेरी यही ख्वाहिश है कि जब आप एग्जाम से बाहर निकले ना, तो चेहरे में मुस्कुराहट हो कि आपके सारे क्वेश्चंस लड़ गए। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ कि बहुत अच्छे से क्लासेस मिले, बहुत अच्छे से तैयारी हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने ग्रुप में, स्टेटस में, फेसबुक में लगाइए, क्योंकि मैं जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है, मैं उन तक अभी नहीं पहुंच पाया हूं, और मुझे पहुंचना है उन सभी स्टूडेंट्स तक, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, खोज रहे हैं मुझे, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है कि कहाँ काजल से चले गए हैं। तो मैं पहले जहाँ पढ़ाता था वहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे तो शायद उन सब स्टूडेंट्स को भी आप लोगों की तरफ इस क्लासेस के थ्रू से बेनिफिट मिल पाएगा। तो ज़रूर शेयर करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट से ही तो हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। कंप्यूटर में थ्योरी क्लास के थ्रू से भी बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, इसलिए बिना चिंता किए हुए लगे रहिए। मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस दूंगा कि मैथ तो मेरा सब्जेक्ट था, रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट था, कंप्यूटर को तो मैंने बाद में जोड़ा, तो मैथ्स में आप लोगों को अच्छा तो कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने अपने ग्रुप में, स्टेटस में डालना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।